नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी सेन। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद दिल्ली की तीनों सीमाओं पर किसानों ने टेंट हटाना किया शुरू। किसान संगठनों ने आंदोलन के चलते लोगों को हुई दिक्कतों के लिए मांगी माफी। प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे उद्घाटन। लगभग 4 दशकों से लंबित परियोजना 4 वर्षों में की गई पूरी। परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की होगी सिंचाई। पूर्वांचल के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। खरीफ विपणन सत्र 2021 और 22 में राज्यों से 326 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। लगभग 63,897 करोड़ रुपए की खरीद से 25.94 लाख किसान हुए लाभान्वित। केंद्र ने मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण और बिक्री के लिए दिशा निर्देशों में किया संशोधन। ज्वार और रागी की वितरण अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने और रागी 7 महीने कर दी गई। समाचार अब विस्तार से। दिल्ली के बॉर्डर पर 377 दिन से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। सरकार की तरफ से लिखित पत्र मिलने के बाद किसान धरना खत्म करने पर सहमत हो गए। गुरुवार को इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक के बाद किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। 15 जनवरी को दिल्ली में समीक्षा बैठक होगी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और लंबित मांगों पर सरकार के प्रस्ताव के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद तीनों सीमाओं से किसानों के टेंट हटने शुरू हो गए हैं। सरकार की ओर से मिले नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सैद्धांतिक सहमति पहले बन गई थी, लेकिन गुरुवार दोपहर को इस पर लंबी चर्चा के बाद फैसला हुआ। इस मीटिंग में किसान संगठनों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात का ऐलान किया। देश के तमाम लोग विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, जिनको हमारे इस आंदोलन से तकलीफ हुई है, उनसे हम माफी मांगते हैं। अब कल हमारे एसकेएम ने अप्रूव किया है। आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहाँ से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। किसान मोर्चा ने साफ किया कि आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा है, इसे अभी स्थगित किया गया है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर बैठक होगी, जिसमें समीक्षा होगी। 11 दिसंबर से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम जगहों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे। 13 दिसंबर को किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और अपने घरों को पहुंच जाएंगे। फैसले के बाद सिंघू बॉर्डर का माहौल भी किसानों की वापसी का संकेत दे रहा है। किसानों ने बॉर्डर पर बनाए अपने टेंट को उखाड़ना शुरू कर दिया है और तिरपाल, बिस्तर को ट्रकों, ट्रैक्टरों में रखना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है, इसलिए अब वो वापस लौट रहे हैं। कि आज इस अंदोलन ਨੂੰ 11 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ बहुत बड़े मार्च राਹੀਂ वापस जावांगे। फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है। सरकार की नीति और सरकार की नीयत हमारे अन्नदाताओं के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है, कृषि के पक्ष में है, और इस बात को हर व्यक्ति समझता है, वो भी समझ रहे हैं। सरकार के इस फैसले का हम धन्यवाद करते हैं। 1 साल से चला आ रहा ये संघर्ष समाप्त हुआ और किसान यहाँ से अपने गांव की तरफ कूच करेंगे और एक शांति का और आपस सहयोग का वातावरण पैदा होगा। सरकार ने पिछले साल सितंबर में 3 कृषि कानूनों को पास किया था। इसके खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए थे, जिसके बाद
इसी साल 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था। ओपी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और 11 दिसंबर को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वर्ष 1978 में परियोजना पर काम शुरू हो गया था, लेकिन परियोजना टलती गई और लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी थी। 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना में शामिल किया गया और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी प्रयास में नई नहरों के निर्माण के लिए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण करने और परियोजना की खामियों को दूर करने के लिए नए समाधान किए गए। साथ ही पहले जो भूमि अधिग्रहण किया गया था उससे संबंधित लंबित मुकदमों को निपटाया गया। नए सिरे से ध्यान देने के कारण परियोजना लगभग 4 सालों में ही पूरी कर ली गई। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में किया गया है। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान रखा गया है, ताकि क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से ज्यादा गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को लाभ मिलेगा। क्षेत्र के किसान जो परियोजना में ज्यादा देरी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान में थे, अब उन्नत सिंचाई क्षमता से उन्हें लाभ मिलेगा। अब वे बड़े पैमाने पर फसल की पैदावार कर सकेंगे और क्षेत्र की कृषि क्षमता को बढ़ाने में भी समर्थ होंगे। उत्तर प्रदेश बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ होगा। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने किसानों से बात की। सरयू नहर परियोजना के पूरा होने पर किसान क्या सोचते हैं, ये हम जान लेते हैं यहीं के किसानों के राप्ती बैराज के आसपास जो रहते हैं। आप बताइए कि क्या फ़ायदा आपको लगता है इस नहर से होने वाला? कि इस नहर का पानी जहां हमारे नेपाल का पानी नहीं पहुंचता है, जहां बाढ़ नहीं आता है, उस क्षेत्र में पानी जाएगा, जिससे हमारे यहाँ बाढ़ का प्रकोप कम होगा। बोरिंग तो मेरे यहाँ पास ही नहीं होती थी, 300 फुट नीचे वाटर लेवल था और खेत सिंचाई नहीं हो पाती थी, लाही बिना पानी के वैसे होती थी। तो अब इस नहर से हम लोगों को बहुत बड़ा सुविधा हो गया है। नहर से हम लोगों को इतना फ़ायदा है कि जहाँ पर बोरिंग नहीं पास होती थी वो लोग बहुत आराम में रहेंगे। इसके बाद जब बाढ़ आती थी तो लोगों की फसल ख़राब हो जाती थी, वो नहीं होगी, क्योंकि मार्जिनल नहरों में पानी डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया व्यवस्था हो गई है। ये जो तमाम किसान हैं इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नचित हैं कि कई दशकों बाद उनकी मुराद पूरी हुई है। इस इलाके में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वाटर लेवल बहुत नीचे है, वहां किसानों को अब सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी और साथ ही साथ जो एक बाढ़ की समस्या है इस इलाके में, उससे भी काफ़ी हद तक निजात मिलेगी सरयू नहर परियोजना के पूरा हो जाने से। कैमरामैन भीम सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से खास बात की। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। 11 दिसंबर को बलरामपुर आ रहे हैं और इस परियोजना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पर। 50 सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है जब सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं ये परियोजना होने वाली है किसानों के लिए? सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब 2015 में घोषणा की, तो उन्होंने भारत की कुल 99 परियोजनाओं का समीक्षा किया, लंबित परियोजनाओं के। और जो अभी आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की सबसे बड़ी परियोजना सरयू परियोजना, जिसके लोकार्पण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 दिसंबर को हमारे बलरामपुर में आ रहे हैं। जो परियोजना 78 करोड़ की केवल थी, बढ़ते बढ़ते उसकी लागत
9,802 करोड़ हो गई। और देखते देखते पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी और योगी सरकार ने करके दिखाया है। इतना लंबा समय सिंचाई परियोजनाओं को लेकर लगता है कि एक उपेक्षा का दौर रहा है बीते केंद्र सरकारों में और राज्य सरकारों में। वास्तव में किसानों की समस्याओं का समाधान और किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे भारत के अंदर किया। उनकी पीड़ा थी कि जितनी परियोजनाएं वो सब पूर्ण होनी चाहिए और हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। उसकी दृष्टि से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके का अभियान चलाया कि उत्तर प्रदेश की सभी लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। आज मुझको गर्व हो रहा है कि सरयू परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी और लगभग 29 से 30 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। किसानों की आय को दोगुनी करने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का है उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बगल में नेपाल सीमा है और ये पूरा जो इलाका है तराई का, इसमें बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या रही है। बाढ़ की समस्या से भी निजात मिलेगी इस इलाके में? देखिए, बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी, नदियों को जोड़ेंगे, नदियों के फ्लो के बहाव को रोकने के दृष्टि से निजात मिलेगी, वाटर रिचार्जिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, पूरे के पूरे एरिया हमारा हरा भरा हो जाएगा, किसानों के लिए खेत में पानी मिलेगा, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था होगी, हर तरीके की सुविधा ये हमारी सरयू परियोजना देगी। किसानों को लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है, उसको लेकर क्या कहें? जनता जनार्दन और किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी और योगी के साथ है। आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, जरा आ करके यहाँ देखें किस तरीके का अद्भुत दृश्य और नज़ारा दिख रहा है। हमारी नहरें दिख रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है। लाखों लाख की भीड़ उस दिन बलरामपुर में होगी, हर कोई उनका आभार व्यक्त करना चाहता है, स्वागत करना चाहता है, धन्यवाद करना चाहता है। इससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह बता रहे थे कि किस तरह से सरयू नहर परियोजना से किसानों को इस पूरे 9 जिले में फ़ायदा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि हर खेत तक पानी पहुंचे, उसमें ये परियोजना बहुत मददगार साबित होने वाली है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में तमाम जो कदम उठाए गए हैं किसानों के कल्याण को लेकर, हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुँचे, उस बारे में भी उन्होंने विस्तार से हमसे बातचीत की। कैमरामैन भीम सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्यसभा में एक बयान में कहा है कि खेतीहर महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आत्मा जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महिला किसानों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की है, उनके अंदर उनको किसानों को किसान महिलाएं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनके लिए स्कीमें भी प्रारंभ की गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन भी है, नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक भी है और हमारी जो आत्मा योजना के तहत उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इस तरह से कई योजनाएं प्रारंभ की गई है जिसमें आपने सुरक्षा का बात की है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसके ऊपर भी हम विशेष ध्यान देते हैं। वहाँ पर जहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ पर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था रहती है और देश के अंदर भी कृषि को महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से जो गृह मंत्रालय के द्वारा भी और जो नॉर्म्स है उसके अनुसार भी उनकी सारी सुरक्षा को मद्देनजर रख के ही काम किया जाता है। और खरीफ विपणन सत्र 2021 और 22 में किसानों से धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीते वर्षों की तरह सुचारू रूप से हो रही है। खरीफ विपणन सत्र 2021 और 22 में 326 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से की गई है। और अब तक लगभग 25.94 लाख किसान 63,897.73 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं। और केंद्र ने मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशा निर्देशों में कुछ संशोधन किया है। ज्वार की वितरण अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने और रागी के लिए 7 महीने कर दी गई है। इससे ज्वार और रागी की खरीद और खपत बढ़ेगी क्योंकि राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत ज्वार और रागी वितरित करने के लिए अब ज्यादा समय मिल जाएगा।
और जम्मू कश्मीर के पंपोर में स्पाइस पार्क केसर की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद कर रहा है, जिससे केसर उत्पादक खुश हैं। इस हाईटेक स्पाइस पार्क में केसर की गुणवत्ता और समग्र प्रचार में सुधार के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। हाईटेक स्पाइस पार्क का उद्देश्य केसर की गुणवत्ता में सुधार करना और घाटी के केसर उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करना है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं यहाँ के गवर्नमेंट के, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जैन की गवर्नमेंट है जिनने ये स्टेप उठाया है यहाँ पर कि हमारे पामपोर लोकलिटी में ये स्पाइस पार्क जो यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर हम फूल लाते हैं और हम यहाँ पर ही फूल, यहाँ पर इतनी फैसिलिटी रखी है गवर्नमेंट ने कि हम यहाँ पर ही फूल लाके फिर यहाँ पर ही निकालते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ही जो हम सुखाते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मशीनरी में ये सुखाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये पैक करके रखते हैं और जिसको हम फिर ये GI टैग लगा के फिर यहाँ के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट को कि जिन्होंने हमें इसको डबल रेट एज ए ग्रोअर को बहुत ही फ़ायदा आता है इससे कि अगर हमें बाज़ार में इसको 150 रुपये में मिलता था ग्राम का, कि हमें यहाँ पर 300 रुपये में बिकता है। स्पाइस पार्क का मकसद मेन एक चीज़ है कि यहाँ जो फार्मर, जितने भी फार्मर जुड़े थे सैफरान के साथ, उनकी एक डिमांड थी कि यहाँ बल्क में सैफरान बिक जाता था ईरान का। तो हमारी ये डिमांड थी कि कश्मीरी नाम पर ये कश्मीरी सैफरान बिकना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये डिमांड हमारी मान ली और उन्होंने एक स्पाइस पार्क यहाँ पर बना दी। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि और ख़ास कर कि एक फार्मर का प्रोड्यूस यहाँ पर जो उसका ओरिजिनल कश्मीरी सैफरान है वो लेने वाले तक पहुँचता है एक अच्छी तरीके से और एक गारंटेड चीज़ यहाँ पर अब होती है कि एक GI टैग भी मिला है और फार्मर को भी फ़ायदा काफ़ी हुआ है क्योंकि बाज़ार की रेट बहुत कम है और यहाँ की रेट बिल्कुल जो यहाँ पर एक्शन होता है उसकी रेट बिल्कुल सैफरान ग्रोवर को आता है बहुत अच्छी रेट आती है। स्पाइस पार्क के प्रभारी डॉक्टर खुर्शीद ने बताया कि केसर उत्पादकों को केसर सुखाने में पहले 3 से 4 दिन लग जाते थे, जिसके चलते केसर का रंग स्वाद बहुत हद तक बदल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। ग्रोवर्स का ड्रीम ये था, वही नेशनल सैफरान मिशन की वापस बात आती है कि वहाँ पे हम प्रोडक्शन इंक्रीज तो कर रहे थे, लेकिन उस प्रोडक्शन को अल्टीमेटली कंज्यूमर तक एक सुपर स्पेशल ग्रेड के अंदर पहुँचाना वो एक चैलेंज था डिपार्टमेंट के लिए। तो उसी चैलेंज के लिए जब यहाँ पे हमने ये शुरू कर दिया, राइट फ्रॉम फ्लावर पिकिंग जितनी भी पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस हैं वो इसी सैफरान पार्क में होती हैं और रजिस्टर्ड ग्रोवर्स जो इसके साथ रजिस्टर्स है उन्होंने देखा पिछली बार जब यहाँ पे उनका सुखाया गया, पैक किया गया, GI लेबलिंग की गई, ग्रेडिंग की गई, सर्टिफिकेशन की गई, उसके बाद उसका ऑक्शन किया गया। ऑक्शन में पूरे जो हमारी कंट्री के, हमारे मुल्क के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, रजिस्टर किया अपने आप को। तो मार्केट में अगर 1,10,000 जाता था तो हमने यहाँ पे उनका 1,98,000 2 लाख लच्छा उनका बेचा हमने। इसी तरह से 1,20,000 25,000 जाता था मोगरा, तो मोगरा हमने उनको यहाँ पे बेच के दिया 2025 तक 2,28,000 तक भी लास्ट रेट गई जी। और उसमें जो कश्मीरी सैफरान था, कश्मीर का अपना सैफरान, उसको रिवाइव करने के लिए इस सैफरान पार्क का बहुत रोल है और रहेगा। और अब बात मंडी भाव की। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 25 लाख टन बढ़कर 32 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल इस दौरान महज 6,16,750 टन ही रहा था। बता दें कि भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देश नेपाल को भारत सड़क मार्ग के द्वारा गेहूं का निर्यात कर रहा है। वहीं चालू रबी सीजन में गेहूं की बुवाई ने रफ्तार पकड़ ली है।
बीते कुछ समय से देश भर में पीछे चल रहा गेहूं का रकबा बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुवाई 2 एकड़ हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुवाई का रकबा 1,93,42,000 हेक्टेयर रहा था। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 8 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2,125 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए की नरमी आई और भाव 2,050 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में इस दौरान देसी गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 दिसंबर को देसी गेहूं का भाव रहा 1,910 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,920 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राजस्थान की बेगू मंडी में 8 दिसंबर को गेहूं का भाव था 2,060 रुपए। 9 दिसंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 2,070 रुपए। वहीं राज्य की लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां बुधवार को गेहूं का भाव रहा 2,050 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 49 रुपए टूटकर 2,001 रुपए पर ही हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 8 दिसंबर को धारा गेहूं का भाव था 1,920 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव 1,925 रुपए हो गया। केंद्र सरकार ने दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता आई है। साथ ही अरहर, उड़द और मूंग के आयात को 15 मई 2021 से मुक्त श्रेणी तक सीमित करना ताकि सुचारू और निर्बाध आयात सुनिश्चित किया जा सके। यही वजह है कि मूंग के अलावा दूसरी दलहन की कीमतों में पिछले साल की तुलना में या तो गिरावट आई या स्थिर बनी हुई है। मूंग के आयात पर नजर डालें तो साल 2021-22 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश में होने वाला मूंग का आयात 1,13,956 टन पर बढ़कर 1,36,000 के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान आयात 22,051 टन का ही हुआ था। आपको बता दें कि जमाखोरी और दालों की कमी के कारण मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने 2 जुलाई 2021 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मूंग को छोड़कर सभी दालों पर भंडारण सीमा लागू कर दी है। स्टॉक सीमा आदेश का लाभकारी प्रभाव दालों के भाव पर पड़ रहा है। वहीं बात रबी दलहनी फसलों की बुवाई की करें तो साल 2021-22 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से पता चला है कि दलहन की बुवाई बीते साल से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुवाई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2020-21 में दलहन की कुल बुवाई 1,13,48,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2021-22 के दौरान बढ़कर 1,13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। जबकि दलहनी फसलों में शामिल मूंग का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। साल 2021-22 के दौरान मूंग की कुल बुवाई 21,000 हेक्टेयर घटकर 64,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 85,000 हेक्टेयर रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही रबी दलहनी फसलों की कुल बुवाई पर नजर डालें तो 3 दिसंबर तक गुजरात में 1,07,000 हेक्टेयर, राजस्थान में 44,000 हेक्टेयर, तेलंगाना में 37,000 हेक्टेयर, झारखंड में 29,000 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 25,000 हेक्टेयर के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में इस साल दलहन की बुवाई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं उड़ीसा में 61,000 हेक्टेयर, बिहार में 57,000 हेक्टेयर, तमिलनाडु में 53,000 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ में 45,000 हेक्टेयर और आंध्र प्रदेश में 23,000 हेक्टेयर के अलावा पश्चिम बंगाल और असम में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। और अब बात मौसमी खेती की। आइए देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें खेती का ध्यान।
बिहार में गेहूं की बुवाई करें, यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान मक्के के खेत में निराई कर सकते हैं। मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें, साथ ही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में काबुली चने की बुवाई करें। अभी प्याज के खेत में खरपतवार निकाल लें। प्याज की रोपाई भी करते रहें। प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू के खेत में सिंचाई करें। आलू के खेत में निराई करते रहें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। बिहार में लाल मिर्च और बैगन के खेत में निराई करते रहें। किसान राई की बुवाई करें। झारखंड में गेहूं की बुवाई करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके साथ ही सरसों की बुवाई कर लें। इस समय आलू की बुवाई करें। आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। अभी प्याज की बुवाई करते रहें। झारखंड में टमाटर की बुवाई करें। साथ ही बैगन की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ काबुली चने में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना न भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।